Why traditional caching fails? पहले मसला तो देखते हैं। ट्रेडिशनल डेवलपमेंट में अगर हमें कैशे लगाना हो तो हम एग्जैक्ट स्ट्रिंग मैच करते हैं। सोचें, यूजर आपसे पूछता है मन स्टैक एप्लीकेशन डिप्लॉय कैसे करें। हमने ये सवाल और इसका जवाब कैशे में सेव कर लिया। अब यूजर बी आता है और लिखता है हाउ टू डिप्लॉय मन ऐप। अब दिमाग लगाएं, दोनों सवालों का मतलब बिल्कुल सेम है, लेकिन ट्रेडिशनल सिस्टम कहेगा नहीं भाई, कैरेक्टर्स मैच नहीं हो रहे, एक उर्दू में है एक इंग्लिश में है। वो इसे कैशे मिस कहकर रिक्वेस्ट दोबारा ओपन एआई या जेमिनी को भेज देगा। आपके टोकन भी जाया और रिस्पांस आने में 5 सेकंड भी लगाएगा, जिससे सर्वर पे भी बोझ पड़ेगा। ये अप्रोच अनस्केलेबल है। अब आते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ। when semantic cache is working, यहीं पर एंट्री होती है सेमेंटिक कैशे की। ये ट्रेडिशनल कैशे और वेक्टर स्पेसेस का एक खूबसूरत फ्यूजन है। इस आर्किटेक्चर में जब भी कोई यूजर सवाल पूछता है तो हमारा सर्वर उसे डायरेक्ट डेटाबेस या एआई मॉडल को नहीं भेजता। हमारा सिस्टम सबसे पहले उस क्यूरी को एक छोटी सी एम्बेडिंग जनरेट करता है जो फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर होते हैं। फिर हम अपनी इन मेमोरी कैश सिस्टम में चेक करते हैं कि क्या पहले से एम्बेडिंग्स कोऑर्डिनेट के पास कोई मिलती जुलती क्यूरी सेफ है या नहीं। अगर मिल जाए तो हम वहीं से जवाब उठाकर उसे यूजर को दे देते हैं। आते हैं द डिस्टेंस थ्रेशोल्ड पर। अब आप कहेंगे भाई एआई को कैसे पता चलेगा कि दो सवाल कितने मिलते जुलते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं डिस्टेंस थ्रेशोल्ड। ये पूरी ज्योमेट्री है। हम कोड में एक लिमिट सेट कर देते हैं, मसलन 0.58। अगर नया सवाल का एम्बेडिंग वेक्टर पुराने सवाल के 85% या 58% से ज्यादा मैच करते हैं तो हमारे बैकएंड यूज कैशे हिट में मान लेता है। अगर मैच स्कोर कम हो तो उसे कैश मिस कहा जाता है और रिक्वेस्ट आगे एलएम मॉडल के पास जाती है। ये थ्रेशोल्ड बैलेंस करने के लिए एक असली एआई इंजीनियर का कमाल होता है। द कंप्लीट डेटा फ्लो चार्ट। चलिए इसका पूरा नेटवर्क पाइपलाइन लाइफस्टाइल समझते हैं। यूजर ने क्यूरी हिट की बैकएंड पर, सर्वर ने क्यूरी की एम्बेडिंग बनाई। दूसरा स्टेप है कैशे डीबी में सेमेंटिक डिस्टेंस सर्च रन हुई। स्टेप 3 है अगर मैच स्कोर थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो इंस्टेंटली रिस्पांस वापस भेज दिया गया है बिना एआई मॉडल को कॉल किए। नंबर 4 स्टेप, अगर कैशे मैच हुआ तो रिक्वेस्ट एक्चुअल एलएलएम क्लाउड एपीआई को गई। स्टेप 5, एआई का रिस्पांस आने के बाद हमने उस नए रिस्पांस और क्यूरी एम्बेडिंग को वापस कैशे में सेव कर लिया ताकि अगली बार के लिए रास्ते साफ हो जाए और सेम सवाल के लिए एलएलएम को वापस एआई मॉडल को कॉल ना करना पड़े और 5 सेकंड का टाइम हमारे पास बच जाए। लेकिन बेटर सिस्टम आर्किटेक्चर आपको इसके खतरों का भी पता होना चाहिए। इसमें दो बड़े मसले हैं। पहला, कैशे इवेक्शन। अगर आपका डेटा के रूल्स बदल गए हैं
जैसे सॉफ्टवेयर वर्जन अपडेट हो गया है, तो आपको पुराने सेमेंटिक कैशे को डिलीट करना होगा, वरना एआई यूजर को पुरानी मेमोरी से गलत जवाब देता रहेगा। दूसरा मसला है सेमेंटिक हाईजैकिंग। बाज़ औक़ात मिसलिनियस यूजर ऐसी मिलती जुलती क्यूरीज भेजते हैं जो कैशे को बाईपास करने के लिए ट्रिक की जाती है, इसलिए कैशे लेयर के आगे एक हल्का सा वेरिफिकेशन फिल्टर लगाना हमेशा जरूरी होता है। द कोर परफॉर्मेंस बिजनेस इम्पैक्ट। रियल वर्ल्ड ऐप में जब आप इस सेमेंटिक लेयर को डिप्लॉय करते हैं तो रिजल्ट हैरान कुन होते हैं। आपकी एप्लीकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल 80% से 90% ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि रिपीटेटिव कस्टमर क्यूरीज सर्वर पर ही हैंडल हो जाती हैं। इसके साथ साथ आपके यूजर को इतना फास्ट रिस्पांस मिलता है कि उन्हें लगता है एआई उनके दिमाग के साथ चल रहा है। ये पैटर्न हर प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन की पहली जरूरत है। तो दोस्तों, ये था हमारा स्मार्ट डेटा ऑप्टिमाइज सिस्टम डिजाइन का कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल ब्रेकडाउन। अगली वीडियो में हम इसी सेमेंटिक स्ट्रक्चर को यूज करते हुए Node.js बैकएंड, Redis स्टोर और एम्बेडिंग मॉडल्स के साथ लाइव ऑप्टिमाइजेशन सेटअप कोड करेंगे स्क्रैच से टर्मिनल पर। अगर आपको पैसे बचाने वाले ये एडवांस इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो डिबग विद एआई को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या समझ आया या आपने इस तरह का कोई ट्रिक्स या टेक्निक्स अपने ऐप में यूज़ की हैं या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।